Hello students, welcome to all in another session of chemistry class। हम लोग लास्ट क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है मोल कंसेप्ट, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में मोल कंसेप्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे कुछ कॉन्सेंट्रेशंस की टर्म। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की है ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में जो कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदलेगा। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन भी बदल जाती है। आज भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आते हैं हमारे चैप्टर पे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मोल कॉन्सेप्ट। हम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, और इस चैप्टर में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हम स्टडी करने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यू कंसेप्ट हमारे लिए है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ओके, तो हमारी आज की क्लास का टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे POAC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। POAC, इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक लॉ पढ़ा था जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप रिएक्टेंट के मास को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मास उस केस में डिस्ट्रॉयड नहीं होता। और जब हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डन ऑन द बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करते हुए ही हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर। लेकिन स्टूडेंट एक बात बताइए, क्या हर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाना पॉसिबल है? आंसर है नहीं। और कुछ केमिकल रिएक्शंस तो ऐसी होती हैं जिन्हें बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बहुत हार्ड टास्क हो जाता है। तो अगर आपसे उस कंडीशन में पूछा जाए कि कैसे हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्या हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन आपके पास जनरेट हो रही है जहां पर रिएक्शन को बैलेंस करना हार्ड है या इम्पॉसिबल है, उस कंडीशन में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को अप्लाई करके ही करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है इसका स्टेटमेंट? हम ये बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के स्टेटमेंट के बारे में। तो ये है, सिंस atom of an element in a chemical reaction remain conserved, then moles of that element in reaction also remain conserved। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट के एटम जो हैं वो कंजर्व रहते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स जो हमारे पास में उस सब्सटेंस के मोल होंगे, जो सब्सटेंस उन एटम से मिलकर के बना होगा, उसके जो मोल्स होंगे वो भी कंजर्व रहते हैं। ये हमारे पास में स्टेटमेंट हो गया प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में POAC कह देते हैं। क्लियर है ये बात? इसमें हम एक पॉइंट और नोट कर रहे हैं, वो क्या? POAC is applicable where balancing of chemical reaction is either hard
या तो केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग आइदर हार्ड है, या तो हार्ड है और इम्पॉसिबल है। जब किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता या मुश्किल होता है, उस कंडीशन में हम POAC की हेल्प से प्रोसेस को समझ करके पता लगा सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट जो है, कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर है ये बात? और इसमें हम एक चीज़ और देख रहे हैं, व्हाइल अप्लाइंग POAC, जब आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन किसी रिएक्शन में अप्लाई कर रहे होते हो, उस कंडीशन में द स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आर नॉट कंसिडर्ड। जब कभी भी आप प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC अप्लाई कर रहे होंगे, देखो तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर ध्यान ही नहीं देना है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उन कोएफिशिएंट को कहा जाता है जो हम मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के आगे लगा रहे होते हैं जब रिएक्शन बैलेंस्ड होती है। अगर रिएक्शन हमें बैलेंस ही नहीं करनी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कंसिडरेशन नेग्लिजिबल हो जाता है। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ POAC को अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर है? सिंस एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन रिमेन कंजर्व्ड, देन मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट इन रिएक्शन ऑल्सो रिमेन कंजर्व्ड। सेकेंड, इट इज एप्लीकेबल वेयर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज आइदर हार्ड और इम्पॉसिबल। या तो हार्ड है या इम्पॉसिबल हो जाता है रिएक्शन को बैलेंस करना, लेकिन हमें प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस का रिजल्ट तो निकालना ही है। और जब हम POAC अप्लाई कर रहे होते हैं, द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर नॉट कंसिडर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसिडर नहीं किया जाता। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, यहाँ पर मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, उसके हेल्प से हम POAC कैसे अप्लाई करना होता है उसको समझ रहे हैं। हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर लेती है। क्लियर? हमारे पास प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर लेती है। स्टूडेंट, आप यहाँ पर रिएक्शन को देख करके ही बैलेंस कर सकते हैं कि कितने एटम रिएक्टेंट में हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आएगा। लेकिन हालांकि ये रिएक्शन बहुत इजी है बैलेंस करने में, कोई हार्ड नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है बैलेंस करना। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन के बैलेंसिंग के मेथड को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दूं या भूल जाऊं कि मुझे बैलेंसिंग आती ही नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल है और प्रोडक्ट कितना बनेगा, या प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है उसके लिए रिएक्टेंट की कितनी ज़रूरत है। तो हम POAC अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर देखो यहाँ पर आपको जो POAC अप्लाई करनी है वो एटम के लिए अप्लाई करनी है, तो हम ये POAC भी अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहाफ पर ही। कैसे? अब देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर नाइट्रोजन एटम के लिए अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस जो रिएक्शन आपको दिख रही है, जो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो प्रोसेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं नाइट्रोजन के लिए आपसे बात करता हूँ तो हमारे पास इस केस में नाइट्रोजन के मोल कितने दिए गए हैं? नाइट्रोजन के मोल हमारे पास मान लीजिए नाइट्रोजन के मोल n है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इतने आपको दिए गए हैं। और इस एक मोल में जो रिएक्शन में आपको दिया गया है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। तो देखो, अगर 1 मोल है तो नाइट्रोजन एटम के मोल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर n मोल है तो नाइट्रोजन के टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 2n2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन n2। क्लियर? प्रोडक्ट साइड अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट साइड अगर हम बात करें, हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? ये 1 है। और हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि कितने मोल अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। हमने ये माना कि हमारे पास n मोल NH3 की फॉर्मेशन हो रही है।
क्लियर है? तो ये हमारे पास में नाइट्रोजन एटम के लिए इस प्रोसेस में POAC का एक्सप्रेशन आ जाता है। इज दिस क्लियर? हम क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम। देखो मैं सिंपल फॉर्म में इसको और आपको समझा दूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। उस एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं उस एलिमेंट के, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट साइड। नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के कितने मोल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये रिएक्टेंट की ही बात हो रही है। इट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? तो यहां पर एक मॉलिक्यूल N2 में टोटल नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल कितने हैं? हमने ये माना इट स्मॉल n है, N2। ये टोटल हमारे पास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। देखो एक मॉलिक्यूल अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन के एटम कितने हैं? 1 है, और टोटल मोल ऑफ अमोनिया कितना बनेगा? इट्स NNH3। इज दिस क्लियर? चलिए, अगर ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिख लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ अमोनिया फॉर्मेशन के प्रोसेस में सिर्फ नाइट्रोजन के बिहाफ पर ही POAC लगा रहे हैं। हम लोग POAC अप्लाई कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए भी। POAC फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए POAC लगा रहे हैं तो रिएक्टेंट में देखिए कितने हाइड्रोजन के एटम हैं? 2 हैं, और कितने मोल हैं हाइड्रोजन के? मैंने माना NH2 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के लिए। क्लियर? ये हमारे पास में हो जाएगा जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास जो अमोनिया बन रहा है, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3 हैं, और ऐसे कितने मोल अमोनिया बन रहा है? इट इज NNH3। इज दिस क्लियर? ये सबको समझ में आ गई बात? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। क्लियर है ये बात? चलिए, हम एक और प्रोसेस के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन को अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए, मेरे पास एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, इट इज C5H12। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये हमारे पास कंपाउंड है पेंटेन। पेंटेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर? हमने इस पूरे प्रोसेस में ये माना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें कोई एक एलिमेंट जो है उसका मास कंजर्व रहेगा। क्लियर? यहां पर भी हमने ये माना था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड। देखो, जब मैंने POAC फॉर नाइट्रोजन लगाया था तो हमने ये कहा कि रिएक्टेंट पूरा का पूरा जब अमोनिया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो नाइट्रोजन कंजर्व्ड है, तभी ये एक्सप्रेशन एप्लीकेबल है। यहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन जो है वो कंजर्व है, जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है, तभी ये एक्सप्रेशन वैलिड है। ओके, हम इस प्रोसेस में ये मान रहे हैं कि हमारा जो, देखो हम POAC अप्लाई करते हैं हर एक एलिमेंट के लिए इस रिएक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पर POAC अप्लाई कर देता हूँ फॉर कार्बन, POAC अगर हम कार्बन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में पेंटेन जो मॉलिक्यूल है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5, और यहाँ पर पेंटेन के मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? इट इज NC5H12। ये बात समझ में आ रही है?
प्रोडक्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा इक्वल टू आएगा, CO2 बन रहा है, CO2 में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 1, और हम ये बात कर रहे हैं टोटल हमें NCO2 मोल्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाएगा किसका, POAC फॉर कार्बन एटम। क्या हम यहाँ पर POAC फॉर हाइड्रोजन एटम भी अप्लाई कर सकते हैं इसी एक्सप्रेशन में? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, पेंटेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम कितने, पेंटेन में टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं 12, और इस तरह से पेंटेन के मॉलिक्यूल कितने हैं, मोल्स कितने हैं, इट इज C5H12, C5H12। प्रोडक्ट साइड अगर ये मास कंजर्व रहता है तो हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 2 है, और हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, ये वाटर है तो इट इज मोल्स ऑफ H2O। बात समझ में आ गई? क्या हम यहाँ पर POAC फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, और हमने ये माना कि हमारे पास N मोल O2 के अवेलेबल हैं। क्लियर? और ये टोटल मास हमारे पास बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट में देखिए, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं और दोनों ही हमारे पास में ऑक्सीजन एटम कैरी करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर POAC कैसे लगेगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 यहाँ पर आ गया, और यहाँ हमने ये माना कि टोटल N मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लस लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का एक और कंपाउंड भी है दैट इज वाटर, तो इसके लिए हम 1, क्योंकि H2O के एक मॉलिक्यूल में 1 एटम है, मल्टीप्लाई बाय टोटल मोल्स ऑफ H2O जो हमें मिल रहे हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? बोर्ड पर सारी इंफॉर्मेशन जो हमें प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के लिए अप्लाई करनी है वो लिखी गई है, एक बार आराम से देखिएगा। यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में जो स्मॉल n है वो मोल ऑफ सब्सटेंस ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ पेंटेन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ CO2, वाटर एंड CO2। इज दिस क्लियर? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये बात? क्या हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इसे अप्लाई कैसे करना होता है? चलिए अब हम POAC को अप्लाई करने का जो मेथड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। बट स्टूडेंट, POAC को अप्लाई करने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि पूरे प्रोसेस में कोई एक ऐसा एटम या कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो कंजर्व रहे, मतलब जो कंप्लीटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन की हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस produced by combustion of C8H18। ये हमारे पास कंपाउंड जो है इसका नाम होता है ऑक्टेन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ C8H18। ये जो कंपाउंड है क्या है हमारे पास में C8H18, और इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिएगा, कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ C8H18। ये जो ऑक्टेन आपको दिया गया है इसका 570 ग्राम आपको दिया गया है, और आपको ये बताना है कि इतना ऑक्टेन प्रोड्यूस बर्न करने के बाद में हमें CO2 गैस कितना मिलेगा। चलिए, क्या हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े? बिल्कुल, सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमने ये कहा था कि क्या C8H18 एक हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। अगर ये एक हाइड्रोकार्बन है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराएगा, और वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा।
क्लियर? हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर के CO2 और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हमें POAC अप्लाई करना है तो क्या मुझे यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है? नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस किए बिना भी हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट CO2 बन रहा है वो कितना ग्राम है। चलिए देखिए, अगर हमसे CO2 पूछा गया है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस हाइड्रोकार्बन में जितना कार्बन था वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो आप लोगों को इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय अज्यूमिंग कार्बन रिमेन कंजर्व्ड। तो हम यहाँ पर POAC लगा देते हैं, इसके लिए कार्बन एटम के लिए हम यहाँ पर POAC अप्लाई कर रहे हैं कार्बन एटम के लिए। देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास में जो यहाँ पर जो ऑक्टेन मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? देखो वो है 8। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स ऑफ C8H18 के साथ में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मोल्स दिए जाएंगे उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और क्योंकि हमारा कार्बन एटम जो है वो कंजर्व है तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि CO2 मॉलिक्यूल बनेगा। भाई प्रोडक्ट में कहीं और कार्बन तो है ही नहीं, तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1। और ऐसे कितने मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है? ऐसे कितने मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है? स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने पढ़ा है मोल जो होते हैं वो है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यही होता है। गिवन मास जो आपको ग्राम में दिया जाएगा और मोलर मास जो आपको ग्राम पर मोल में दिया जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास में मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितने हैं, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 570, तो मोल्स ऑफ ऑक्टेन हमारे पास में क्या आ जाएगा? 570 डिवाइड बाय इसका मोलर मास। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे, अगर आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे ये 114 के बराबर ही आएगा। कैसे आएगा? अगर मैं मोलर मास निकालता हूँ C8H18 का तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 18, ये आ जाएगा 96 प्लस 18 इज इक्वल टू 114 ग्राम पर मोल। इज दिस क्लियर? तो क्या मुझे मोल्स ऑफ ऑक्टेन मिल गए हैं? बिल्कुल मिल गए हैं। ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 570 डिवाइड बाय 114। इज दिस क्लियर? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ये मास हमारे पास बराबर होना चाहिए किसके? 1, क्योंकि CO2 में एक ही कार्बन है। अब अगर आपको टोटल प्रोड्यूस्ड ऑफ CO2 पता लगाना है तो हमने ये माना कि x ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा था और हम ये बात जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा? ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। इज दिस क्लियर? तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, इस पूरी कैलकुलेशन को हम सॉल्व करेंगे x के लिए, तो x हमारे पास में आ जाएगा। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 44 ग्राम और ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 1760 ग्राम। क्लियर? तो हमें यहाँ से पता लग गया बिना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए हुए जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, हमने कार्बन के लिए POAC को अप्लाई करते हुए पता लगा लिया कि कितना ग्राम CO2 हमारा प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यही है हमारे पास POAC। बिना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किए हम पता लगा सकते हैं और काफ़ी ईजी मेथड है। बट कहाँ अप्लाई करना है ये भी आपको आना चाहिए और कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए, क्या हम एक और क्वेश्चन की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें? ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि POAC हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है उस केस में। ओके, अगर रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं हो रही है तब भी हम लोग एक और एग्जाम्पल की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल ये है हमारा
27.6 gram of potassium carbonate, 27.6 gram of potassium carbonate was treated by a series of reagent and total carbon atom converted to the, एक नया प्रोडक्ट हमारे पास में बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अनदर एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें हम POAC की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे हमें पता लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन है 27.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट वॉज ट्रीटेड विद अ सीरीज ऑफ रिएजेंट एंड द टोटल कार्बन एटम कन्वर्टेड टू दिस प्रोडक्ट। आपको पता लगाना है कि जो प्रोडक्ट है उसका मास कितना प्रोड्यूस हुआ है। स्टूडेंट, अगर इस रिएक्शन में कार्बन एटम कंजर्व है तो हम यहाँ पर POAC की हेल्प से प्रोडक्ट का मास पता लगा सकते हैं। कैसे? चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर हम POAC अप्लाई कर रहे हैं कार्बन एटम के लिए तो आप ये देखिएगा कि हमारा पोटेशियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है K2ZN3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस में। अगर हम कार्बन के लिए POAC अप्लाई करते हैं तो पोटेशियम कार्बोनेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? ये नंबर ऑफ एटम 1 है। क्या हमें पोटेशियम कार्बोनेट के मोल्स गिवन हैं? नहीं गिवन है। क्या हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कैसे? गिवन मास कितना है रिएक्टेंट का? इट इज 27.6 ग्राम। क्या हमें पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास पता है? ये मोलर मास होता है हमारे पास में 138 ग्राम। क्लियर? दिस मस्ट बी इक्वल टू, अगर कार्बन एटम बैलेंस है तो हम कार्बन एटम के लिए ही POAC अप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट में देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? दे आर 12, CN 6 इस कंप्लीट का होल ट्वाइस है तो 2 इंटू 6 हमारे पास 6 इंटू 2 हमारे पास 12 हो जाएगा। प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 12। और क्या हमें प्रोडक्ट के मोल्स पता हैं? नहीं पता है। तो हमने ये कहा गिवन अननोन मास x है और आपको इस प्रोडक्ट के मोलर मास से डिवाइड करना है ताकि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमें पता लग जाए। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट के मोलर मास की बात करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 39 प्लस 3 इंटू 65, ये जिंक के लिए हो गया है। प्लस आयरन कितना है? 2 आयरन है और एक आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 ग्राम। प्लस कि हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है कार्बन, 12 कार्बन के एटम है और एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। प्लस नाइट्रोजन, टोटल 12 नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 14। अगर इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये हमारे पास आ जाएगा 698 ग्राम पर मोल। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 698। क्लियर है? तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को x के लिए सॉल्व कर लेता हूँ तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो ये हमारे पास में चला गया 0.2 टाइम्स और ये हमारे पास में आएगा 58.1 टाइम्स। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें इट इज़ 0.2 इंटू 58.1, ये हमारे पास आ जाता है 11.62 ग्राम। दिस इज़ योर डिज़ायर्ड आंसर। हमें प्रोडक्ट का कितना मास मिल रहा है? 11.62 ग्राम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। विदाउट नोइंग, बिना ये जाने कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं या क्या प्रोसेस हो रहा है, हमने डिजायर्ड आंसर निकाल लिया। ये एडवांटेज है POAC का। स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।